आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में रौनक ताकी पास मंगरौल गुर्जर का जंगल लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। क्योंकि यह यमुना के किनारे पर है और अक्सर यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं। और इस सन्नाटे में रात के अंधेरे जंगली जानवरों के खतरों के बीच कांटेदार झाड़ियों में घायल अवस्था में पड़ी 14 वर्षीय नीलम को जब हल्का सा होश आया, उस समय चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। नीलम दर्द से कराह रही थी, उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। वो रात भर तड़पती रही, लेकिन उसके साथ की गई हैवानियत के बावजूद वह अपनी टूटी हुई सांसों को संजोए हुए थी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और जो घाव उसके जिस्म पर लगे थे उनसे खून बह रहा था। इस हालत में नीलम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जख्मों से चूर शरीर को थोड़ा हिम्मत करके हिलाने की कोशिश की तो उसके शरीर में कांटा चुभने लगे। वह असहनीय दर्द को सहते हुए उस कांटों के बिस्तर पर पड़ी रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। वो जिंदगी और मृत्यु के संघर्ष के बीच सुबह का इंतजार करने लगी। जब सूरज की रोशनी दिखाई दी और उसके जिस्म पर थोड़ी धूप लगने लगी, उसके बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि वह वहां से रेंगते हुए 100 मीटर दूर घिसटते हुए मेन रोड के पास पहुंच गई। लेकिन नीलम इस जंगल में कैसे पहुंची थी और यह घटना कैसे घटी, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें। आइए अब आपको बताते हैं घटना के बारे में। दरअसल गांव देहात में होली का पर्व कई दिनों तक बड़े ही चाव के साथ और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उस दिन भी 9 मार्च 2023 को आगरा जिले में थाना सिकंदरा के मंगरौल गुर्जर निवासी 14 साल की नीलम उस गांव में रहती थी। होली के दिन नीलम अपने घर से यह कहकर बाहर गई कि मैं मौसी के यहाँ होली खेलने के लिए जा रही हूँ, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन शाम के 7 बज गए थे और नीलम अभी तक भी घर नहीं पहुंची थी। इसलिए घर वालों को उसकी चिंता होने लगी थी और फिर नीलम के घर वाले उसकी मौसी से भी फोन करके पूछते हैं, लेकिन मौसी ने बताया कि नीलम हमारे यहाँ तो नहीं आई। फिर उसकी सहेलियों और उसके दोस्तों से भी फोन करके पूछा गया, लेकिन नीलम का कुछ पता नहीं चलता और ना ही नीलम घर वापस आती है। पूरी रात घर वाले गांव वालों के साथ मिलकर नीलम को तलाश करते रहते हैं, लेकिन वह नाकाम रहे। नीलम का रात भर भी कुछ पता न चल सका और फिर 10 मार्च की सुबह 8 बजे के आसपास गांव का ही रहने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड जयप्रकाश ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था और उसके घर जाने का रास्ता मांगरोल के जंगल से ही होकर निकलता था। जब सिक्योरिटी गार्ड रास्ते में जाती हुई नीलम को दिखाई पड़ता है तो नीलम उस गार्ड को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाती है। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास पहुंचता है तो नीलम को देखकर उस गार्ड का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि नीलम ऐसी हालत में थी कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसके जिस्म के जख्मों से खून बह रहा था। तो उस गार्ड ने अपना गमछा उतारकर नीलम के ऊपर डाल दिया। जयप्रकाश ने कई बार पूछने की कोशिश की कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हारी हालत किसने की है, लेकिन लड़की सही ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। और जब कई बार जयप्रकाश ने उसको बेटी बेटी कहा और उससे बार बार पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है, तो आखिर नीलम हिम्मत जुटाकर अपना नाम बताया और अपने गांव का नाम भी बताया। उसके बाद उसने कहा कि मेरे भाई को फोन कर दो और उसने जयप्रकाश को एक फोन नंबर बताया और उसके बाद में नीलम बेहोश हो जाती है। नीलम के बेहोश होने से जयप्रकाश बहुत परेशान हो जाता है और फिर जयप्रकाश ने नीलम के बताए गए नंबर पर फोन किया और सारी घटना के बारे में नीलम के घर वालों को बताया और जगह भी बताई कि तुम्हारी बेटी यहाँ बेहोश। जैसे ही घर वाले यह खबर सुनते हैं तो उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने बड़े नाजों से पाला था, आज वह बेटी सड़क के किनारे पड़ी हुई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। वो सड़क पर पड़ी हुई तड़प रही थी। अब घटनास्थल पर कई लोग इकट्ठे हो गए थे और फिर उन्होंने फोन करके पुलिस को सूचना दी।
और कुछ ही समय में नीलम के घर वाले और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। नीलम का दुपट्टा भी झाड़ियों में पड़ा हुआ था और उसकी चप्पल भी कुछ ही दूरी पर पड़ी थी। उसके अंदरूनी कपड़े भी वहीं झाड़ियों में पड़े हुए थे। नीलम की आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसके बाद जब वह होश में आती है तो फिर उसको उल्टी होने लगती है। फिर पुलिस और उसके घर वाले सबसे पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं ताकि पहले नीलम की जान बचाई जा सके, क्योंकि जब तक इसकी जान नहीं बचेगी और नीलम होश में नहीं आएगी तो यह कैसे पता चलेगा कि इसको किसने मारा है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। बहरहाल पुलिस यह अनुमान लगा रही थी कि कल नीलम होली खेलने के लिए घर से निकली होगी और रास्ते में ही किसी ने उसको किडनैप करके जंगल में ले गया होगा और वहां पर उसके साथ यह दरिंदगी की गई होगी। पुलिस अपने अनुमान लगा रही थी, लेकिन सच्चाई का पता तो नीलम के होश में आने के बाद ही चल सकता था। और उधर आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद नीलम को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में डालकर फरार हो गए थे, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। रात भर जंगल में पड़ी रही और नीलम के पिता ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब तक नीलम को भी होश आ गया था। पुलिस उससे बात करती है क्योंकि पुलिस उसके बयान के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन नीलम का गला सूजा हुआ था, इसलिए वह ढंग से बोल नहीं पा रही थी। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने बताया कि कल दोपहर को वह अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी और जब वह मौसी के यहाँ जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में एक बाइक सवार लड़का मिलता है। वह कहता है कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मैं मौसी के यहाँ जा रही हूँ। तो बाइक सवार कहता है कि मैं भी उधर ही जा रही हूँ, तुम बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ दूंगा। नीलम उसकी बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन वह बाइक सवार लड़का नीलम को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में जाकर नीलम से कहता है कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है और उसके बाद यहाँ से चलते जब तक मैं आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा पानी पी लो। और जैसे ही नीलम ने पानी पिया तो उसके बाद में उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। नीलम ने यह जो बयान दिया था वह तो पुलिस को नीलम के इस बयान पर विश्वास नहीं होता है। पुलिस को यही लग रहा था कि नीलम झूठ बोल रही है, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि नीलम एक समझदार 14 वर्षीय लड़की है और वो किसी अनजान व्यक्ति के पास में या साथ में मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती। दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया जाए वो उस अनजान व्यक्ति की बाइक पर बैठ गई थी, लेकिन जब वह नीलम को उसकी मौसी के घर की ओर ले जाने की बजाय जंगल की ओर ले जा रहा था तो नीलम ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, शोर क्यों नहीं मचाया। इसलिए पुलिस को नीलम के इस बयान से लग रहा था कि नीलम झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस को लगा कि शायद वह बेहोश की हालत में ऐसा कह रही है। नीलम की मां ने रोते हुए कहा कि उसकी बेटी के साथ जिसने भी यह दरिंदगी की है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उसकी बेटी गांव में ही होली खेलने निकली थी और गांव में ही उसका अपहरण कर लिया गया। नीलम की मां ने कहा कि यह बात तो बेटी की पूरी तरह होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि वह कितने लोग थे जिन्होंने उसके साथ यह दरिंदगी की है, लेकिन नीलम केवल इतना ही बताया था कि उसको किसी ने पानी में मिलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और वह बेहोश हो गई। लेकिन अभी तक इस घटना की सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। जब महिला पुलिस द्वारा नीलम को विश्वास में लेकर उससे पूछा गया कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही किसी से डरने की कोई बात है, तुम हमें सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ उस दिन हुआ क्या था, तभी हम उन दरिंदों तक पहुंच पाएंगे और तभी हम उनको पकड़कर कटहरी मिलाएंगे। नीलम थोड़ा हिम्मत जुटाती है और सब कुछ बताती है। उसने बताया कि घटना वाले दिन उसके दोस्त गणेश का फोन आया था। उसने उसे होली खेलने के लिए गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद नीलम अपनी मां को यह कहकर कि वह मौसी के घर होली खेलने जा रही है, यानी घर वालों से झूठ बोलकर वह गणेश से मिलने गांव के बाहर चली जाती है। फिर गणेश ने नीलम से कहा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो हम रोड़कता चलते हैं और हम वहां जाकर होली खेलेंगे। इसके बाद नीलम गणेश के साथ बाइक पर बैठ जाती है। गणेश ने रुड़कता में ले जाकर उसे मिठाई खिलाई, फिर उसने बाइक उठाई और जंगल की तरफ निकल गया। और नीलम के इस बयान के आधार पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने सिकंदरा पुलिस स्टेशन से कई टीमों को गठित करके इस घटना के खुलासे की जांच के लिए लगा दिया, क्योंकि नीलम से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की घटना बड़ी थी। लेकिन जांच में पता चला कि नीलम की मां के फोन से एक फोन नंबर पर अधिकतर बातें होती रहती और मां को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि नीलम उनके फोन को यूज करती है और किसी से लंबे समय तक बातें करती है।
पुलिस ने बिना देर किए जब उस नंबर की CDR निकलवाई तो पता चला कि वह गणेश नाम से ही रजिस्टर्ड है। और इन सबूतों के आधार पर पुलिस गणेश को अरेस्ट कर लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो गणेश भी हर अपराधी की तरह अपने बचाव में यही बयान देता है कि सर, मैंने नीलम के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि नीलम मेरे पास मिलने के लिए आई थी, हम मिले थे और हमने थोड़ी होली खेली। उसके बाद मैंने नीलम को गांव के बाहर छोड़ दिया, क्योंकि नीलम ने कहा था कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए मैं उसको गांव के बाहर छोड़कर चला गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता नीलम के साथ क्या हुआ और उसकी यह हालत किसने की। लेकिन जब पुलिस गणेश के नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन गणेश की लोकेशन हुड़कता में ही थी और नीलम के गांव में भी थी। यानी गणेश की सारी लोकेशन ने नीलम के साथ साथ पाए गए। उन्होंने जगह नाश्ता भी किया था, एक मोबाइल भी खरीदा था और गणेश ने हर जगह पर पेमेंट भी ऑनलाइन की थी। ये सारे सबूत पुलिस के पास थे, लेकिन जब गणेश पुलिस के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहा था, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और जब पुलिस ने ये सारे सबूत गणेश के सामने रखे, अब गणेश पूरी तरह से टूट जाता है और सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह उसने सारी घटना को अंजाम दिया और नीलम के साथ में जो दरिंदगी की गई थी। जब उस घटना की सच्चाई सामने आई, वह बड़ी ही चौंकाने वाली और बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल गणेश नीलम के गांव मंगरौल गुर्जर में अपनी रिश्तेदारी में आया जाया करता था। नीलम से 6 महीने पहले ही उसकी दोस्ती हुई थी और फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वक्त ऐसा ही बीतता रहा और इनका प्यार बढ़ता गया। जब भी वो इस गांव में आता था तो नीलम से जरूर मिलता था, लेकिन गणेश नीलम से जो चाहता था उसका उसे मौका नहीं मिलता था, क्योंकि गणेश जयपुर में रहकर एक सैलून चलाता था। अब वो 7 मार्च को अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था और 9 मार्च को गणेश ने होली खेलने का और नीलम को बाइक पर घुमाने का वादा किया था। और फिर होली के दिन नीलम मौसी के घर जाने का बहाना करके गणेश के साथ चली जाती है। इसके बाद गणेश अपने दोस्त संतोष को भी फोन करके बुला लेता है और संतोष के आने के बाद ये दोनों वहां से दारू खरीदते हैं और नीलम को लेकर रौनकता तक चले जाते हैं। वहां तक जाने के बाद ये तीनों नाश्ता करते हैं और गणेश रौनकता से ही नीलम के लिए फोन भी खरीदता है, उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन करता है। और अब शाम हो चुकी थी और ये लोग उधर से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जिस जगह पर जंगल लगता है वहां पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही होता है और इन दोनों ने शराब भी पी रखी थी। इस वजह से नीलम के ऊपर इनकी नीयत खराब हो जाती है। फिर गणेश और संतोष नीलम से मनमानी करने के लिए कहते हैं तो नीलम उनको ऐसा करने से मना कर देती है कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। नीलम गणेश से कहती है कि शाम हो चुकी है और रात भी होने वाली है, मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना है। लेकिन गणेश बार बार नीलम को संबंध बनाने के लिए कहता है और नीलम उसको बार बार मना करती रहती है। जब गणेश और संतोष देखते हैं कि नीलम किसी भी तरह से उनकी बात नहीं मानेगी, फिर वो दोनों ने नीलम को जबरदस्ती जंगल में उठाकर ले जाते हैं और फिर दोनों उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं। और इस दरिंदगी के बाद में उन्हें लगा कि अब नीलम अपने घर जाकर इस सारी घटना के बारे में बताएगी और हम बुरी तरह फंस जाएंगे। इसी वजह से फिर उन्होंने फैसला किया कि अब नीलम को जिंदा छोड़ना सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने नीलम के साथ में जो बर्बरता की उसके साथ तो दरिंदगी की, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। गणेश और संतोष ने उसका एक करने के बाद उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और वहां पर खड़े पेड़ से उसके सर को कई बार उस पेड़ से टकराया। इसके बाद उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतल डालने की भी कोशिश की थी। यहीं पर भी उन्होंने बस नहीं किया, पास ही में ही पड़ी एक ईंट से उसके मुंह पर और उसके सिर पर ईंट से कई बार वार किए। और अब भी उन्हें लग रहा था कि शायद नीलम जिंदा है, तो वह अपनी असंतुष्टि के लिए एक बार फिर उसका गला घोंटते हैं। उसके चेहरे पर भी उन्होंने इतनी बार वार किए थे जिससे उसकी मुंह से, नाक से और जिस्म से खून बहने लगा था। जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि नीलम अब मर चुकी है, तो फिर उसे उठाकर कांटेदार झाड़ियों में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि अब उनको पूरा यकीन हो गया था कि नीलम मर चुकी है। लेकिन जब सुबह को उन्हें पता चला कि नीलम जिंदा है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अब वो दोनों कहीं दूर भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके फरार होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। और उन दोनों की दिए गए इस पूरे बयान के आधार पर पुलिस चार्जशीट बनाती है
और उनको अदालत में पेश करती है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। और फिर 4 जुलाई को पॉक्सो कोर्ट के जज परमेंद्र कुमार ने इस घटना के दोषी दोनों अभियुक्तों को यानी संतोष और गणेश को नीलम और गवाहों के बयान के आधार पर आजीवन कठोर कारावास यानी उम्र कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और इस अपराध के दोनों मुजरिमों को मात्र 4 महीनों के अंदर ही फैसला सुना दिया गया था। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।